बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और शाहज़ेब अहमद भी हमारे साथ हैं। शुभ सवेरे पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आई हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन सियासी माहौल इतना गर्म है कि आप लोगों से डिटेल्स शेयर किए बगैर आगाज नहीं हो सकता। तो प्रोग्राम के आगाज में बात कर लेते हैं जरा मुल्की सियासी माहौल की। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी पारा इतना हाई हुआ कि लफ्जी गोलाबारी से बात बढ़कर बात तसादम तक जा पहुंची है। JUI के तंजीम अंसारुल इस्लाम के रजाकार पार्लियामेंट लॉजेस गए, पुलिस भी वहां पीछे पहुंच गई, कमरों में धाबा बोला, अरकान पार्लियामेंट की मुजाहमत और पुलिस के साथ धक्कम पेल और हाथापाई हुई, जिससे साद रफीक भी जख्मी हुए। मामला बढ़ा तो मौलाना फजल रहमान ने गिरफ्तारी दी और तमाम कारकुनों को सड़कों पर आने को कहा। आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान की डेडलाइन खत्म होने से पहले JUI फे के तमाम कारकुनान रिहा। हुकूमत ने दोनों MNAs को भी रिहा कर दिया। इस्लामाबाद के थाना अपारा से शख्सी जमानत और मचलकों पर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया गया। मौलाना फजल रहमान ने रात गए धरने खत्म करने का ऐलान भी किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुबह 9 बजे तक कारकुनों को रिहा करने की डेडलाइन भी दी थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुबह 9 बजे तक कारकुनों को रिहा करने के बाद जब ये हुकूमत से माफी मांगने का मुतालबा भी किया और पहले बोले कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। आगे चलते हैं। सुबनामा में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसफ भुट्टो से ड्रोन कैमरा टकराने को हमला करार दे दिया और उन्होंने एजेंसी से आसफ जरदारी पर हमले की तहकीकात का मुतालबा भी किया। कहा कि आसफ जरदारी को धमकियां अब बर्दाश्त नहीं, जो बंदूक की धमकी देगा खुद भी बर्दाश्त करेगा। खान साहब, अब मैं मौजूद हूं, कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की मगर बंदूक का इस्तेमाल जानते हैं। मेरे खानदान को कुछ हुआ तो जवाब मैं दूंगा और तुम और तुम्हारी नस्लें भूल नहीं पाएंगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल का बड़ा जहराना उनका जो बयान था और लोग भी कहते कि इस तरह के अंदाज में अवाम ने उनको कभी देखा नहीं। आगे बढ़ते हैं। IMF की शराइत पर जो मजीद अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। तेहरान की तरफ अगर बढ़ते हैं सुबनामा में, तो तेहरान ने अपना दूसरा फौजी सैटेलाइट नूर दोम खला में भेज दिया है। फौजी सैटेलाइट एक ऐसे वक्त पर खला में भेजा गया है जब वियना में ईरानी जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं। फौजी सैटेलाइट के खला में रवाना करने की तस्दीक ईरान की मुहाफ़िज़ीन ईरानी इनकलाब इस्लामी कोर की तरफ से की गई है। और प्रोग्राम का आगाज़ अगर सियासी माहौल के हवाले से बात करके ना हो तो मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी। हम इस वक्त बहुत कुछ देख रहे हैं सियासी माहौल में। कल रात को जो वाक़या हुआ आवाम भी देख रही है और पूरी दुनिया इस वक्त हमें देख रही है। एक बार फिर अगर बात करें मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी के हवाले से, पार्लियामेंट लॉजेस में हमले के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जहाराना बयान के हवाले से, तो हमने इस वक्त जो है वक्त हमें दिया है और हम उनको खुशामदीद कहते हैं। सदाकत अली अब्बासी PTI रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने हम किया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। ये मुल्क में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट लॉजेस में क्या हुआ, असल वाकया क्या था? जी जनाब। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। आपके टीवी पे विजुअल चल रहे हैं जी कि पार्लियामेंट लॉजेस जहां सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स जा सकते हैं और उनकी हिफाजत के लिए इदारे, सिक्योरिटी के इदारे मौजूद हैं। हर जगह पे CCTV कैमरास भी हैं, सेफ सिटी का भी नेटवर्क है और वहाँ पे गेट पे पुलिस वाले मौजूद हैं। वहाँ इस तरह के प्राइवेट मिलिशिया जो आपने देखा कि जो अंसारुल इस्लाम की तहरीक है, एक तंजीम है, उसके लोग कुछ 100-150 लोग जो है वो अंदर घुसे हैं और जाहिर है उसमें वो एक खास तंजीम के लोग हैं और उधर शायद मौलाना के तो चंद MNA हैं, बाकी MNAs और सेनेटर्स मौजूद हैं। तो उनको बिल्कुल ये एक समझ लें कि रियासत के अंदर रियासत वाली बात थी। उनको निकालने के लिए जो किया गया तो वो ट्रेंड है और वो इसी तरह के काम के लिए गुलगपाड़ा करने के लिए या लोगों को हरास करने के लिए आए। तो पुलिस ने उनको निकाला है और उस पर इन्होंने जो ड्रामा किया। अब असल बात यह है कि ये क्या करना चाहते थे। जिस तरह की वज़ाकता के लोग हैं, अगर आप टीवी पे देखें और वो जाके पुलिस की ड्यूटी करेंगे तो ये तो कानून की सरियन खिलाफ वर्जी है। तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि उनको वहां से निकालें और उनको जाके थाने में बंद करें। लेकिन भाई साहब, मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से माफी का भी मुतालबा कर दिया। अब ये क्या मामला हुआ?
देखें ना, मौलाना फजल रहमान जो कहें, आप मुझे बताएं और आपके नाजरीन बताएं कि क्या हम हर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत कर दें वो अपने मुसल्ला डंडों वाले और इस तरह के लोग जो जिन्होंने कुछ फौजी वर्दी किस्म की वर्दी बनाई हुई है वो पहन के सड़कों पे फिरें, या तहफ़्फ़ुज़ का काम किसी सरकारी आईनी इदारे पुलिस को करने दें? तो मौलाना फजल रहमान जो भी कहते हैं, कौम क्या समझती है कि इस तरह की इजाजत होनी चाहिए? क्या किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में इस तरह आप कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वो बंदे घुसा दें जो उनके जाती गार्ड हैं और कल किसी के साथ कोई हादसा हो जाए? वैसे भी कानून है, तो पार्लियामेंट का मेंबर तो कानून बनाता है, तो वो उसने तो कानून के खिलाफ इस तरह प्राइवेट मलेशिया को इजाजत देना, मेरा ख्याल है इटसेल्फ मौलाना की अपनी सोच और गैर जमहूरी और ये इस तरह की दहशतगर्दी वाली सोच है, तो उसको कोई किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस तरह के पुरतशद्दुद मामले को बिल्कुल स्टेट क्रश करेगी, ये इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल सही भाई साहब, लेकिन साथ साथ हमने इस सारे मामलात में हमने कल बड़ा थ्रेटनिंग किस्म का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हमने देखी, और वो तरह के अंदाज में शायद अवाम ने, इस तरह आपने कहा अवाम देख रही है, तो वो क्या सोचती है अवाम को ये भी समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कभी इस तरह से उनको देखा नहीं। बड़ा ही थ्रेटनिंग किस्म का उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान था, उस पर क्या कहेंगे? देखें, बौखलाहट है, वो एक गलती जो सियासी हमने उनसे करवानी थी वो हमने करवा दी है, तो अदम एतमाद उन्होंने जमा करवा दी है। अब अदम एतमाद जमा करने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ अपने बंदों को जाने नहीं देना। उनके पास जो बंदे कभी भी 120 से ज्यादा नहीं निकले, उन्होंने 172 बंदा पूरा करना है। अब वो हीले बहाने करके किसी न किसी तरह इसको इससे निकलना चाहते हैं, जो अब वो निकल नहीं सकते लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो उनकी बौखलाहट है और ये आपके सामने है। और वो बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं जो जिस बात का वो रिस्पॉन्स है कि वजीर आजम ने कहा कि मेरी बंदूक के निशाने पे, ज़ाहिर बस सियासी बात है कि आप मेरा मुकाबला है और आप मेरी शिफ्ट हैं, और सियासी उन्होंने बात की है कि अब हम उनको छोड़ूंगा नहीं, तो उस बात का जवाब देना और खातून अव्वल के बारे में बेहुदा बातें करना जिसकी कोई ना सार है ना पैर है। अगर किसी भी हमारे आदमी पे मसला ये है, इमरान खान के ना तो कोई सरे महल है, ना कोई लंदन फ्लैट है, ना कोई जाली अकाउंट है, अब उनको तनकीद करने के लिए इमरान खान के घर तक जाना पड़ता है, जो खातून अव्वल जो गैर सियासी है, जो एक पसंद खातून है जिनका कोई सियासत ताल्लुक नहीं है, उन पे तनकीद इसलिए करते हैं कि वजीर आजम पे लगा उनके सामने कोई इल्जाम या कोई दाग नहीं। लेकिन भाई साहब साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि नंबर पूरे करने, अगर जिस तरह कोशिशें तेज हो रही हैं, जितना एग्रेशन नजर आ रहा है उनके नंबर पूरे होने के लिए, आपको कोई डाउट है कि उनके नंबर पूरे होंगे नहीं होंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, नंबर तो पूरे करने हैं पार्लियामेंट के मेंबर के, कौमी असेंबली के मेंबर के। तो कौमी असेंबली के मेंबर को बिला के इन से क्या फर्क पड़ता है? जिसने पीटीआई से वोट किया है या जिसने क्यू लीग से लिया या जीडीए से लिया या एमक्यूएम से लिया, वो तो वोट है ही पीपल्स पार्टी और नून के खिलाफ। तो उनको इस तरह की बिलावल की गीदड़ बपतियों से क्या फर्क पड़ता है? बिलावल जो 2000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते किसी पूरा पाकिस्तान के किसी एक शहर में, ये तो नहीं है। तो वो इस तरह की ऊंची आवाज करके और गला फाड़ के बात करना और कि दूसरों की काम पे टांग रही है बातें करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जलसा करना है तो जहां इन्होंने जलसा किया है वहां हर जगह पे क्या है, इनसे 20 गुना बड़ा जलसा हर मकाम पे कर सकी। तो बस सिंपल बात है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में तो अक्सरियत होती है, तो अक्सरियत पीटीआई के साथ है, बाकी एक कोना कुदरों में और मुख्तलिफ एक साइड्स पे और आप छोटे छोटे पॉकेट्स में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस है, उसी हिसाब से काम करें। पूरे मुल्क में चारों सूबों में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो सिर्फ पीटीआई है। आप देख रहे हैं नून लीग पंजाब के कुछ 1-2 डिवीजन 3 डिवीजन में, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध रूरल में है। मौलाना का भी खास मजहबी फिरका है और खास तबके के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं खास इलाकों में। बाकी और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे मुल्क में है, जो पंजाब में, केपी में, कश्मीर में, जीबी में, सिंध में और बलोचिस्तान में? वो सिर्फ पीटीआई है। तो इस तरह बिलावल के कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनकी अपनी पॉलिटिकल हैसियत क्या है, उनको उस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ भाई साहब जरा इधर भी जरा बताइएगा कि पीटीआई की क़यादत जहांगीर तरीन और रहीम खान की जो जोड़ी है, इसके हवाले से क्या मामले पर वो क्या कर रही है या क्या प्लान कर रही है?
देखें, ये एक रियलिटी है और पीटीआई का जो मिजाज है, चूंकि ये खानदानी पार्टी नहीं है, किसी की एक जगह पे पावर सेंटर इस तरह का नहीं है, तो इस तरह की ग्रुपिंग है। हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और उसमें है इशू, लेकिन इस वक्त जो जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान के जो मामलात हैं वो पंजाब के हवाले से उनकी शिकायत है। लेकिन आज इस वक्त हमारा फोकस मरकज में है कि जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको हमने डिफीट करना है। उसके बाद हम सोचेंगे कि पंजाब में क्या करना है। और ये सारे इन सारी की अगर बातें सुने, उन सब का बाकी तो एतराज है इमरान खान साहब पे और पीटीआई पे कोई एतराज नहीं है। उनको नीचे किसी को बुज़दार साहब पे एतराज है, किसी को किसी वजारत पे एतराज है, किसी को किसी फंड पे एतराज है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज में चलता है और मसला भी है। हम ये नहीं कहते कि कोई मसला नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब इंशाल्लाह बुर्दबारी से इस मामले को भी हैंडल कर लेंगे। लेकिन हमने अपोजिशन को अब सबक सिखाना है। अभी तो उन्होंने अपनी बारी कर ली है। ये अदम एतमाद को शिकस्त देने के बाद फिर हमारी बारी आएगी, फिर हम उनको सियासी तौर पे सबक सिखाएंगे। और जो निशाना है वो हमारे निशाने पे, वो हमारे सियासी निशाने पे, इन लोगों पे हम खुदा ना खास्ता ना तशद्दुद का हमारा ज़हन है, ना हम सियासत करते हैं और ना कभी पीटीआई ने इस तरह का काम किया। तो ये बहाने हीले कर रहे हैं कि जी वो आसफा को ड्रोन लग गया तो वो भी हमने मारा है और पता नहीं बिलावल को हम निशाने पे रखा है। निशाना हमारा सियासी है जिसमें वो हम उनको रखा हुआ है और उनको फारिग करके छोड़ेंगे। सही है, लेकिन साथ साथ हमें ये इत्तलात भी आ रही हैं कि आपने पंजाब की बात की तो चलिए सवाल भी मेरे जहन में आ गया कि वज़ीर आला पंजाब को जो है वो हटाने की कोशिशें हो रही हैं। इन बातों में इन इत्तलात में कितनी सदाकत है बस साहब? देखें, ये वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया है और अगर कहीं पे सवाल उठे हैं तो उन सवालों का भी वक्त आएगा और वजीर आजम जो है वो मुशावरत से उनको मेंटेन भी कर सकते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं। और ये हम समझते हैं कि ये सेकंड स्टेज पे आएगा। पहली स्टेज तो ये है कि हम जल्द अज जल्द एक तो जो बिलावल ने यहाँ कोई 1000-1500 बंदा इकट्ठा किया, उनके मुकाबले में 2-2.5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं, हम करके दिखा देंगे कि हम इनसे 20 गुना ज्यादा हैं। और इसके अलावा हम अपना ये साबित करेंगे कि हमारे पास 172 से ज्यादा लोग हैं। ये हमारी पहली तरजीह है। अच्छा। इसके बाद बाकी तरजीहात पंजाब में क्या करना है वो अपनी जब स्टेज आएगी तो फिर करेंगे। तो हम इनको यहाँ शिकस्त देंगे और आपने देखना है कि ये शिकस्त का इम्पैक्ट क्या आएगा कि इनका ग्राफ पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल ही बैठ जाएगा और पॉलिटिकल ये अगले इलेक्शन जो 2023 है उसके लिए भी कॉर्नर हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल आपकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हुए, ये ऑप्शंस खुले हैं, ये बहुत सुनने में आ रहा है इस वक्त, ऑप्शंस खुले हैं। मैं बात करी काफी एमक्यूएम की कि ये ना हो कि जिस दिन एक्चुअल डे आए, इवेंट आए, उस दिन वो बिल्कुल पलट जाए, लेकिन वो ऑप्शन मतलब बंद हो जाए या बिल्कुल ही ना खुल जाए। ये क्या माजरा है? देखें, बिल्कुल ये ऐसी हमने इसको आसान नहीं लिया हुआ, बिल्कुल ये एक सीरियस अटेम्प्ट है। और जो इत्तेहादी हैं जाहिर है वो उनकी पहली प्रेफरेंस गवर्नमेंट होती है और दूसरी प्रेफरेंस में कोई छोड़ता है। और हम समझते हैं हमने अपने इत्तेहादियों के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट रखा हुआ है कि उनको हमारे साथ छोड़ के तो नया एक अलाइनमेंट 3.5 साल बाद बनाने की जरूरत पेश ना आए। और हमारे इत्तेहादी जो है वो रवायात के हैं और उनकी अपनी रवायात भी हैं और सियासी तौर पे इतना बड़ा उनको स्टेप लेने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। तो ऐसी कोई वजह ना है और ना हम छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ये ऐसी हवाई बातें हवाई रहेंगी। एलाइज को जाने के लिए और अपना अलाइनमेंट दूसरी तरफ लगाने के लिए खासा उनके लिए भी मुश्किल काम है कि अपने वोटर को जवाब देना। क्या बात है, हम पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहते थे सिंध में और अब पीपल्स पार्टी अच्छी हो गई और यहाँ पे ये क्यू लीग को पता नहीं क्या समझते थे नून लीग वाले और क्यू लीग अच्छी हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके लिए मुश्किल फैसला होगा और हम उनको करना ही नहीं देंगे, हम उनको खुश रखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सदाकत अली अब्बासी साहब, रहनुमा पीटीआई हमारे साथ है। यू हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड यू हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। घर की हर फर्द की ख्वाहिश होती है और फैमिली की ये ख्वाहिश होती है कि उनके घर में एक गाड़ी लाजमी मौजूद हो जो वो इस्तेमाल करें और इस ख्वाहिश को पूरा करते लोग नज़र नहीं आ रहे। एक तो हम देखते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की कीमतों में माया बहुत इजाफा हो रहा है और जब ये कीमतों में इजाफा होता है तो लोगों के लिए गाड़ियाँ ख़रीदना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और हम आए रोज़ देखते हैं कि जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो ऊपर जाती जा रही हैं। लेकिन जो एक सर्वे किया गया है गैलप, हम देखते हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग सर्विस करता है और गैलप पाकिस्तान ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक 93% पाकिस्तानियों के घर में गाड़ी नहीं है और घर में गाड़ी ना होने का दावा करने वालों की शरह शहरी इलाकों में ज़्यादा है। माया,
बिल्कुल ऐसा ही है, और ये पता चला ये तमाम गैलप पाकिस्तान के सर्वे से। साथ ही इन्होंने एक और दिलचस्प सर्वे किया जिसके मुताबिक 81% पाकिस्तानी कोरोना के फैलाव रोकने के लिए अपने कुछ इंसानी हुकूक की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। इस बड़ा मुनफरिद सर्वे है और आई एम वेरी श्योर कि एज यूजुअल जिनको हम हमेशा तकलीफ देते हैं और बहुत ज़्यादा दिलचस्प गुफ्तगू रहती है, इसी पे हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल साहब ने। बिलाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं वंस अगेन, थैंक यू सो मच और वेलकम करते हैं आपको शो पर। बिलाल साहब, पहला सवाल आपके वक्त के शुक्रिया के साथ, पहले तो ये बताएं कि गाड़ियों से मुतालिक शहरियों से क्या सवाल हुआ? जी बिल्कुल। तो हाँ, हमने सवाल किया कि आपके पास, आपके घराने के पास इस वक्त कोई गाड़ी जो आपकी ज़ाती मलकियत में हो, आपके इस्तेमाल में हो, क्या वो मौजूद है? और इस सवाल के जवाब में तकरीबन 7% पाकिस्तानियों ने कहा कि उनके पास गाड़ी है। बाकी 93% पाकिस्तानियों ने कहा कि उनके पास गाड़ी मौजूद नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन बिलाल साहब साथ में ये बताइएगा इसका मकसद बेसिकली क्या था इस सर्वे करने का? मतलब इसमें सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कितने लोग गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को भी हम जोड़ते हैं। क्या इसकी ये वजह, खास वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि लोग मजबूर है गाड़ियाँ खरीदने पर? जी बिल्कुल। एक बड़ी वजह इसके जानने की ये थी कि हम सब लोग जो ख़ास तौर पर शहरों में रहते हैं और बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, आप लोग कराची या लाहौर में रहते हैं, वहाँ हमारे आसपास हर तरफ गाड़ियाँ नज़र आती हैं और गाड़ियों में बतदरीज बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। और उससे ऐसा एहसास होता है कि हर पाकिस्तानी के पास गाड़ी मौजूद है और हम गाड़ी वालों की जो सोसाइटी है उसके कंसर्न्स हैं अक्सर सिर्फ उसी पर बात होती रहती है। हालांकि हकीकत ये है कि आम पाकिस्तान जो है वो इस पाकिस्तान से जिसमें मैं और आप रहते हैं बहुत मुख्तलिफ है, और ये वो पाकिस्तान है जिसमें 93% पाकिस्तानियों के पास गाड़ी मौजूद नहीं है। और गाड़ी के आ जाने से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत मुख्तलिफ असरात पड़ते हैं। तो हम जानना चाह रहे थे कि ये जो पाकिस्तानी गाड़ी वाले हैं और ये जो पाकिस्तानी बगैर गाड़ी वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, कहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, कहाँ रहते हैं? और इस पे कुछ अगर आप इजाज़त दें तो एक कमर्शियल पहलू भी है कि पाकिस्तान में एक गाड़ियाँ अभी तक लोगों के पास मौजूद नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में एक ऑटो इंडस्ट्री के फ़रोग की, क्योंकि अभी तो 93% घरानों के पास गाड़ी नहीं है, आ सकती है। बिल्कुल, ये एक तरह से बड़ा अच्छा रिसर्च का काम भी है माया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज़ कि इस सर्वे का बड़ा इतना दिलचस्प सर्वे, हमेशा आप बड़े इंटरेस्टिंग सर्वेस के साथ आते हैं, बट किन तबकात को, किस उम्र के अफराद को, किन लोगों की राय इस वाले सर्वे में ली गई थी, ताकि हमें पता चले कि कौन सा एज ग्रुप या किस तरह के माइंडसेट जो है सर्वे में शामिल हुए थे? जी बिल्कुल। जो गैलप सर्वेज हैं और जो आमतौर पर सर्वे की जाते हैं, उसमें कोशिश की जाती है कि हम एक नुमाइंदा सैंपल पिक कर लें पाकिस्तान का। तो जिस तनासब में पाकिस्तान में मुख्तलिफ एज ग्रुप्स रहते हैं, मसलन 18 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों में तकरीबन 30 से 40% की आबादी जो है वो 18 से 30 साल में है। तो इसी तरह सैंपल में भी इसी तरह से ली गई, 30 से 50 साल के अफराद भी लिए गए, 50 साल से बड़ी उम्र के भी लिए गए, अर्बन इलाकों के भी लिए गए, शहरी इलाकों के भी लिए गए। चारों प्रोविंसेस और जो 3 टेरिटरीज हैं, GB, AG के और इस्लामाबाद, इसके भी पाकिस्तान सर्वे में लोग लिए गए। तो एक कोशिश की गई कि हर तरह के तबके को नुमाइंदगी दी जाए सर्वे के सैंपल। अच्छा बिलाल साहब, साथ में एक और सर्वे भी है जिसका हम जिक्र कर रहे थे भी माया और मैं, और उस सर्वे को हम समझना भी चाह रहे हैं क्योंकि लोग ये चाहते हैं, इवन हम भी चाहते हैं कि हमें निजात मिल जाए इस कोरोना से। तो कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए इंसानी हुकूक की जो कुर्बानी देना चाहते हैं लोग, ये कौन से इंसानी हुकूक है, ज़रा ये भी वाज़े कर दें। जी बिल्कुल। गैलप पाकिस्तान जो है वो गैलप इंटरनेशनल का एक मेंबर है। ये एक एसोसिएशन है जो दुनिया भर में सर्वे करती है। तो ये वाला सर्वे जो है ख़ास तौर पे उस लिहाज से मुनफरिद है कि पाकिस्तान में भी हुआ और दुनिया भर में भी हुआ। तो हमने कोरोना के दरमियान ये देखा है कि जो कोरोना को रोकने के लिए, वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में पाबंदियाँ लगाई गई।
पाबंदी इस तरह की थी कि आप कारोबार बंद कर दिए गए, पाबंदी इस तरह की थी कि घर से बाहर निकलना नामुमकिन था, कर्फ्यू लगे बहुत से शहरों में, और बहुत से तरीक़ों से कोशिश की गई कि लोगों की आमदो-रफ्त को कंट्रोल किया जाए, कारोबार को रोका जाए। तो ये वो ह्यूमन राइट्स हैं जिनके बारे में हमने सवाल किया कि अगर इन ह्यूमन राइट्स को आप बंद कर दें और उससे कोरोना में कमी आ सके, कोरोना के वायरस के स्प्रेड में कमी आ सके, तो क्या आप ये ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हैं? और पाकिस्तान इंटरेस्टिंगली उन मुल्कों में शामिल है जहां पर लोग ये ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हैं। उनके ख्याल से सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस सेहत के लिए वो अपने बुनियादी जो हकूक हैं उनको कुछ देर के लिए ज़रूर बंद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बिलाल साहब ने ये देखा भी है, जब कोविड आया ख़ास तौर पर तो तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको ज़्यादा एहसास हुआ कि हमारी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत इसका ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दो सारे में आज हमने बात की, एक तो कोविड के फैलाव के हवाले से जो लोग सोचते हैं, जो राय रखते हैं, दूसरी जानिब जिनके पास गाड़ियाँ हैं और जिनके पास नहीं हैं उसके क्या इस वक्त लोगों की क्या इस पर राय है वो भी हमने जानी। थैंक यू वेरी मच। बिलाल गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, इन दोनों सर्विस से मुतालिक हमें बता रहे थे। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाज़ेब और माया आपके साथ हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अब प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि हमने सुना भी, देखा भी, और कहीं ना कहीं हमारे करीब के लोगों ने ये फेस भी किया होगा। कह रहे माया क्या बात कर रही है, मैं बताती हूँ जनाब। हमने देखा अक्सर पुलिस अफसरान जो मुलाजमीन होते हैं उनके दिखाया गया है कि वो कहीं जाते हैं, कहीं खाते हैं तो पैसे नहीं देते, कहीं कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो लोग उनसे डर के मारे पैसे नहीं लेते। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज हमने देखे भी हैं। तो पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का मुफ्त खाना पीना फौरी तौर पर तर्क कर दें। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन साहब ने सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया है। बताया है कि पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत मौसूल होती है, खाने पीने की अशिया बगैर रकम या ज्यादा रियायत मांगी जाती है। और ये आपने और हमने देखा भी है, सुना भी है, और एक कहते हैं ना प्री कंसीव नोशन है कि हमें पता है ऐसा होता है, मतलब देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। लेकिन इसके ऊपर एक्शन लिया गया, ये बिल्कुल डेफिनेटली नया है। पुलिस का ये रवैया इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल में ऑब्वियसली शुमार होता है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG एडमिन कराची पुलिस नवाज साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन पहला सवाल, ये इस तरह की ऑब्वियसली मामला हमारे सामने आया और इस पर कोई एक्शन हुआ, ये हमारे लिए वाकई ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन अगर कोई पुलिस अहलकार, अफसर या मुलाजिम अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ इस नौयत की शिकायत मौसूल हुई तो क्या कार्रवाई होगी? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। इस तरह से है कि जी अहकामात की खिलाफ वर्जी जो है वो मिसकंडक्ट के जिम्मे में आती है, और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ चार्ज सरजनिश से लेकर बर्खास्तगी तक वो तमाम सजाएं जो कि पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1988 के अंदर दी गई हैं, उनमें से कोई भी सजा उसको दी जा सकती है। ठीक, यानी कि उसको कोई भी सजा दी जा सकती है। लेकिन इस तरह की शिकायत से पुलिस के इमेज पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कितना नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है, ये भी बताइएगा। जी आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही मंफी असर पड़ता है। इस तरह से है कि देखें, ऐसे लोग, अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस के महकमा पुलिस में उनकी तादाद 1% से भी कम है तो गलत ना होगा। हमारी 99% पुलिस जो है वो दिन रात कुर्बानी देती है और अपने हेल्थ को, अपनी फैमिली लाइफ को उस महदूद वसाइल में, महदूद तनख्वाह में गुजारा करते हुए तमाम की खिदमत करती है और उन तमाम खिदमात को जायल कर देते हैं जो ये 1% से कम लोग होते हैं। Exactly. तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ महकमे से या तो बर्खास्त किया जाए या उनको इस तरीके से तरबियत की जाए कि वो उन 99% लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस ना बने।
लेकिन अहमद नवाज साहब वही वाली बात हो गई ना कि पुरानी कहावत है कि व्हेन यू आर रॉन्ग नोबडी फॉरगेट्स बट व्हेन यू आर राइट नोबडी रिमेंबर्स, कि अगर 99% जो हैं वो अच्छे हमारे इंप्रेशन लेकर चल रहे हैं, हमारे एहलकार, हमारे पुलिस अफसरान, लेकिन वो 1% भी अगर वो करता है नेगेटिव कोई भी हरकत तो वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। लेकिन अगर ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है और इस तरह की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होंगी, उससे आपको क्या लगता है पुलिस और अवाम के बीच में कितना अच्छा रिलेशनशिप कायम हो सकता है ट्रस्ट के हवाले से? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया। इस तरह से है कि पुलिस और अवाम के दरमियान एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करना कराची पुलिस की अवलीन तरजीह है, और इसके लिए हम कई इकदाम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी खिदमात को अवाम रिकग्नाइज करे और अवाम का ट्रस्ट जो होना चाहिए एक पुलिस एहलकार के ऊपर, पुलिस महकमे के ऊपर, उनको उतना ही ट्रस्ट होना चाहिए जितना उनको अपने फैमिली के बड़ों के ऊपर होता है। तो हमारा टारगेट ये है, और इसके लिए हम कई इकदाम कर रहे हैं, जिससे कि हम खुद अवाम को रीच आउट हो रहे हैं। अब हम जी अहमद साहब, अब अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं अगला सवाल करूंगी। आपकी बात से एक और सवाल आया था। मैं उसके इकदाम के सिलसिले में मैं जैसे आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि हमने कराची पुलिस चीफ ने एक व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर बनाया है। अब क्योंकि आप जानती हैं कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर कोई घर बैठे सर्विसेज हासिल करना चाहता है। अब हम ऐसे उस व्हाट्सएप कंप्लेंट सेल के जरिए अगर कोई घर बैठे ही अपनी कोई कंप्लेंट दर्ज कराता है या देता है तो वो सीधी कराची पुलिस चीफ के पास पुट अप होती है, और वो उसके ऊपर फौरी तौर पे इकदाम या एक्शन लेने के अहकाम देते हैं, और वो उसका फीडबैक भी लेते हैं। तो वी आर मॉनिटरिंग इट, और हम चाह रहे हैं कि अवाम हमारे पास आए, हमें अपने मसाइल बताएं, और हम अब उनको हद्दुल इम्कान उनके घर पे वो इंसाफ, वो सहूलियात डिलीवर कर सकें जो कि इस मॉडर्न माशरे में आज की जरूरत है। राइट। इस व्हाट्सएप नंबर के बारे में मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन साथ साथ एक चीज और अहमद नवाज साहब जरूर हमने देखी भी है, सुनी भी है, तासुर पाया जाता है इसका कि स्नैप चेकिंग के दौरान जो है ना, स्पेशली टीनेजर्स के साथ या नौजवान जो बच्चे होते हैं या अकेले होते हैं, उनके साथ पुलिस वालों का स्पेसिफिकली बिटवीन 18 एंड 24 जो एज ग्रुप है, उन बच्चों के साथ बड़ा नेगेटिव, बड़ा एग्रेसिव किस्म का बिहेवियर देखा गया है पुलिस एहलकारों का। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी एक तो वजह यह है कि हम जो हमारी तरबियत है फैमिली से, उसके अंदर कहीं कमी रह जाती है, और जो हम इखलाकियात अपने घर से लेके आते हैं वही अपने हम पेशे में भी लेके आते हैं। और इसमें जो जिस तरह से तालीम का मेयार बढ़ेगा और हमारी तरबियत अच्छी होती जाएगी, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे इखलाकियात में वो सब चीजें आएंगी। हम पुलिस वाले इस सोसाइटी से हटके नहीं है, आप ही लोगों में से हैं, हमारे ये एहलकार भी इन्हीं घरों में से हैं, और वो उन्हीं लोगों को पूछ रहे होते हैं जो कि उन्हीं जैसे होते हैं। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये उनकी जाती और नाअहली कह लें या उनकी बदइखलाकी कह लें, वो उसके जिम्मेदार खुद हैं। महकमा ऐसी अगर कभी शिकायत मिल जाए तो उसके ऊपर इंतहाई सख्त इक़दाम उठाते हैं, क्योंकि अवाम के साथ, अवाम हमारे लिए, आप यूं कह लीजिए कि अवाम इज अवर कस्टमर एंड वी आर द सर्विस प्रोवाइडर। अगर हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हमारी सर्विस की कोई अहमियत ही नहीं बचती है। राइट। अहमद नवाज साहब, आपने अभी जिक्र किया अवाम हमारी तरफ आए, हमसे शिकायत करे, हमें हाईलाइट करे। आपने व्हाट्सएप नंबर का जिक्र किया, क्या वो आप शेयर कर सकते हैं अभी हम सब हमारे देखने वालों के साथ, ताकि वो नंबर भी हम देख लें या कहाँ से हम ले सकते हैं, वो भी जरा प्लीज गाइड कीजिएगा। जी, हमारे कराची पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन तमाम के ऊपर वो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और वो फ्रीक्वेंटली हम डिस्प्ले करते रहते हैं, और उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। DIG एट कराची पुलिस अहमद नवाज साहब, आपकी रहनुमाई का और आपके बहुत अच्छी आपने जो जवाब दिए आवाम के लिए, तो ये बड़ी अच्छी खबर दी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हैवी बाइक्स अगर किसी को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं अब ज्यादा चली गई हूँ चॉपर और हार्ले की तरफ। लेकिन देन अगेन ये बड़ी जबरदस्त खबर, गुज़िश्ता हफ्ते जनाब हैवी बाइक्स का कारवां लाहौर से गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंचा, और पता चला है कि जनाब इस पे चॉपर्स भी हैं मौजूद। तो अब मेरा इंटरेस्ट डबल हो गया है साथ साथ
करतारपुर में राइडर्स का शानदार इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर गुलदस्ते पेश किए गए। लाहौर से करतारपुर का सफर मोटरसाइकिल सवारों ने और किया, और ये कैसा रहा आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, टूरिज्म और ट्री प्लांटेशन को फ़रोग देने के लिए लाहौर से करतारपुर बाइकिंग रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जो यकीनन एक अच्छा इक़दाम है। इंटरनेशनली तौर पर भी पाकिस्तान की जो इमेज है वो बेहतर होगी। आज हम जाएंगे बाइकर्स के पास और इन राइडर से पूछेंगे कि इन बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस क्या है और इन पर कॉस्ट कितनी आती है और किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। तो आइए चलते हैं इन राइडर्स के पास। महीने का जो खर्चा है वो 50,000 के लगभग पड़ जाता है या उससे भी ऊपर चला जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पर मंथ अगर आप ऑन एवरेज निकालें तो 15,000 से 20,000 से ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, मुझे ज़रा ये भी क्लियर कीजिएगा कि अब तक आप इस पे कितना सफ़र कर चुके हुए हैं और कितना तक आपने एक बाइक को भगाया हुआ? ये रेसिंग बाइक तो है नहीं, ठीक है। इसका मैक्सिमम जो स्पीड मीटर है वो 190 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन मैंने इसको 160 तक भगाया। और जहाँ तक दूसरा सवाल है कि मैंने कितना राइड किया, तो मुझे एक साल के अंदर मैंने तकरीबन 8,000 माइल्स इसको राइड किया। इसको एक्सपीरियंस करेंगे करतारपुर तक तो समझ आएगी कि कैसी बाइक है। दूसरा सवाल था आपका बाइकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान में बाइकिंग एक्टिविटीज़ बहुत बड़ी हैं और मेरा ख्याल है ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और इसको अगर प्रॉपर सेफ्टीज़ को साथ रख के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके किया जाए तो ये बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक लड़की राइडर भी मौजूद है जो अपना मुनफरिद और बड़ा खूबसूरत बाइक लेकर आई है। ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि एक लड़की के लिए तो आम बाइक चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है और चूँकि बड़ा भारी भरकम बाइक चला रही हैं, तो पहले तो ये पूछते हैं मैम, हैंडल इसको करना कितना मुश्किल होता है? बहुत आसान है। 200 सीसी लग ज़्यादा बड़ी रही है, लेकिन इट्स प्रीटी इजी। एंड ये जो मोटरसाइकिल है ये एक ऑफ कोर्स चाइनीज़ बाइक है, लेकिन इसका जो इंजन है NBF2 उसने काफ़ी मोटरसाइकिल रैलीज जीती हैं, इसलिए मुझे ये बाइक पसंद आई। प्लस खूबसूरत भी है। आपको भी अच्छी लग रही होगी? बहुत खूबसूरत लग रही है। आपने बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र किया हुआ है बाइक्स पे, तो बताइएगा कितना सफ़र अब तक आप कर चुके हैं? 3 सालों में 20,000 किलोमीटर्स। तो मैं शुमाली इलाकों पे भी ट्रैवल कर चुकी हूँ एंड सिर्फ साउथ नहीं देखा, सर नहीं देखा, लेकिन मैंने पहले टूर 2015 में किया था पंजाब पास तक। जी बिल्कुल, तमाम राइडर के साथ एक और लड़की हमारे साथ यहाँ पे राइडर मौजूद हैं जो कि बड़ा बाइक लेकर जा रही हैं। ज़रा हम इनसे पहले तो ये पूछते हैं कि मैम पहले तो बताइएगा कि ये बाइक कंट्रोल करना कितना मुश्किल है आपके लिए? बेसिकली बाइक का जो है ना है ये कि आपने इसको अपने थाइज से कंट्रोल करना होता है। जो आपकी थाइज हैं वो बाइक के साथ मूव होंगी तो आप इजीली बाइक को कंट्रोल कर सकते हो किसी भी स्पीड में। अच्छा, मुझे ज़रा ये बता दें कि कब से आप बाइक चला रही हैं, कितने किलोमीटर चला लिया हुआ है और भगाती वगैरह भी हैं या नहीं? मैं बाइक 2018 से चला रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा चला चुकी हूँ। इस बाइक के ऊपर तो 5,000 किलोमीटर होने वाले हैं और तेज़ चलाती हूँ। अगर रोड खाली हो तो ही तेज़ चलाती हूँ, ट्रैफिक में तेज़ नहीं चलाती। अच्छा, मैक्सिमम कितना चलाया हुआ है आपने? मैक्सिमम मैंने 120 पे चलाया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक खातून मौजूद थी, लड़की मौजूद थी जिनका ये अज़्म है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मज़ीद होनी चाहिए ताकि मर्दों को ना सिर्फ लड़कियों को भी इसमें प्रॉपर शमूलियत का जो है वो मौका मिल सके और वो इसको अवेल कर सके। इसके साथ ही मैंने भी अपना जो रख्त सफ़र है वो लाहौर से करतारपुर के लिए बांध लिया है और मैं भी इनके साथ अब जा रहा हूँ करतारपुर। कैमरामैन इम्तियाज़ शाह के साथ ज़िशान चिश्ती, 92 न्यूज़, लाहौर। शाज़ेब और माया को दीजिए एक वक्फे की इजाजत। हम यूं गए और यूं आए क्योंकि सब सवेरे पाकिस्तान में अभी और बहुत कुछ बाकी है जो आपको दिखाना भी है, आपसे डिस्कस भी करना है। सो प्लीज डू स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।
और अब बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट का जो दौर आया हुआ है और शाहजेब ने भी अब मुझे नंबर्स दे दिए कि अब मैं क्रिकेट के बारे में बहुत जानने लगी हूँ। कहते हैं ना सोहबत का असर है कि खरबूजे से खरबूसा जो है ना वो रंग पकड़ता है। तो अब बात हो जाए रावलपिंडी टेस्ट जो है वो ड्रॉ होने के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कराची टेस्ट के लिए तैयार है। यहाँ पे बड़ी रौनकें होने वाली हैं जनाब, और दोनों टीमें भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं। कल दूसरे टेस्ट मैच का जो है वो मैदान नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगा इंशाल्लाह। और नेशनल स्टेडियम की जो है वो पिच रिवायती तौर पर स्पिनर्स के लिए जो है वो साजगार होती है, लेकिन शाम को चलने वाली तेज हवाओं का जो है वो पेस जो है ना वो कभी कभी जो है बड़ा फायदा हो सकता है माया इसमें कि जो पेसर्स हैं वो भी फायदा उठा लें। हम ये देख रहे हैं कि रिवायती तौर पर ये साजगार साबित होती है नेशनल स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए, लेकिन क्या होगा मैच में ये तो अब देखा जाएगा। साथ में ये भी कुछ खबरें आ रही हैं माया, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इम्कान है कि नसीम शाह की जगह हसन अली का इंतखाब किया जाएगा। तो क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे मामलात हैं और ख़ास तौर पर इस कराची स्टेडियम में होने वाले जो मैच है, टेस्ट मैच है, इसके बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। भट्टी साहब कैसी पिच है नेशनल स्टेडियम कराची की? फिर तो पिच के ऊपर हल्की सी घास नजर आ रही है, लेकिन अभी टेस्ट मैच शुरू होने में तकरीबन कोई 24 घंटे बाकी है, तो देखते हैं कि फाइनल शेप इसकी क्या निकलती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह आपने बताया कि नेशनल स्टेडियम की पिच, आप भी कराचीआइट्स हैं, मैं भी, तो रिवायती तौर पर स्पिनर्स को भी मदद देती है, फास्ट बॉलर्स को भी मदद देती है। लेकिन ऑन पेपर अगर हम देखें, हालांकि पिंडी टेस्ट मैच में तो पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, बॉलर्स के लिए तो मदद ही नहीं थी, तो तकरीबन 1250 रन बने। ये टेस्ट मैच फैसला कुन साबित होगा। आपको पता है कि गर्मी की भी आमद है, अब तकरीबन को दिन में 30 टेम्परेचर हो जाता है। 30 टेम्परेचर का मतलब है कि पिच में तोड़फोड़ होगी गर्मी की जो शिद्दत है उसकी वजह से, तो लिहाजा स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट की क्या प्लानिंग है कि टीम मैनेजमेंट क्या ऑल आउट जाएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या जिस तरह हम थोड़े से डिफेंसिव इन ए सेंस के हम पिंडी टेस्ट मैच में हमने बैटिंग के लिए साजगार पिच इसलिए बनाई कि ऑस्ट्रेलिया की जो करंट बॉलिंग लाइनअप है तकरीबन कोई 850 टेस्ट विकेटें हैं, और हमारे पास जो हमारे बॉलर्स हैं, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, नोमान अली, साजिद खान, इन सब के मिला के भी 100 विकेट नहीं बनते। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग में भी बॉलिंग में भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल सही बड़ी साहब, लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीली आप जो है वो देख रहे हैं? क्योंकि क्या इफ्तिखार अहमद को भी ड्रॉप होने का कोई मतलब इम्कान है, क्या किया जा सकता है? देखिए माया, अगर पाकिस्तान ऑल आउट जाना चाहता है, मैच जीतना चाहता है, तो उसको अपनी बॉलिंग लाइनअप तो मजबूत करना पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान को एक सेटबैक ये हुआ कि फहीम अशरफ जो टीम का हिस्सा थे, जब कल परसों कराची पहुंचे थे तो उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फहीम अशरफ तो इस टेस्ट मैच में आउट हो गए। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हसन अली तो डेफिनेटली खेलेंगे, और हसन अली के आने से क्योंकि वो तजर्बाकार भी हैं, देखना है कि अगर पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप को मजबूत करता है तो फिर इफ्तिखार को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर बैलेंस रखना चाहता है, 4 बॉलरों के साथ जाना चाहता है, तो फिर नसीम शाह को ड्रॉप करेंगे और हसन अली को खिलाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर 5 बॉलरों के साथ जाएं तो टेस्ट मैच में देखें, अगर आपको हारना है तो आप 8 बैट्समैनों से भी हार जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एग्रेसिव स्टांस और एग्रेसिव अप्रोच करने की जरूरत है। बड़े साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर अब जो बाबर आजम की 11 टीम है वो उतरेगी मैदान में, तो उनको इस माइंडसेट के साथ उतरना है, एग्रेसिव गेम खेलना है। शाहजेब, उसकी वजह यह है कि टेस्ट मैच में एक दिन में 90 ओवर करवाना होते हैं। आपको पता है कि मैं पिंडी में मौजूद था, पिंडी में 13-14 टेम्परेचर में मैच हो रहे थे, दिन में 17-18 टेम्परेचर हो जाता था। लेकिन यहाँ कराची में तो देखें 30 टेम्परेचर दोपहर में हो जाता है, तो 30 का मतलब है कि 36 चला गया टेम्परेचर और बढ़ गया। हाँ तो अच्छा, मुझे पिंडी से आए हुए अब तकरीबन 24 घंटे हुए, अभी गर्मी है। अच्छा, पाकिस्तान के पास कितना बेहतरीन मौका है होम ग्राउंड पर मैचेस जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अपने पॉइंट्स बेहतर बना सके। कितना अच्छा आपकी नजर में मौका है? देखिए, होम टीम का एडवांटेज तो माया हमेशा से होता है, लेकिन होम टीम का एडवांटेज ये होता है कि होम टीम प्रेशर में होती है कि
लोकल मीडिया भी उसको फोकस कर रहा होता है, तमाशाइयों की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती है। लेकिन मेरे ख्याल में इस सीरीज का होना, नतीजा जो भी हो, खेल है, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर स्ट्रांग है, अगर खुदा न खास्ता जीती भी है तो पाकिस्तान के लिए बुरा नतीजा नहीं है। अगर जीत जाए तो फिर तो जो आप कह रही है कि टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को जीत पर 12 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन पिंडी में जिस तरह क्राउड ने ग्राउंड में आकर 5 दिन सपोर्ट किया पाकिस्तान टीम को, इवन ऑस्ट्रेलिया की टीम को, हमने देखा बाउंड्री लाइन पर डांस कर रहे थे डेविड वार्नर, जो डेविड वार्नर के बारे में मशहूर है कि बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही लड़ाई झगड़े वाले प्लेयर है। तो मतलब पाकिस्तान के लोगों ने इन मुश्किल हालात में, मुश्किल कंडीशन में इसलिए कह रहा हूँ कि क्राउड को काफी दूर से पैदल चल के आना पड़ता है, फिर लाइनों में लगते हैं, फिर सिक्योरिटी जो हिसार है उसमें गुजरना पड़ता है। उसके बाद हुआ कहीं पर भी हम उनकी एक्साइटमेंट भरपूर देख रहे थे स्टेडियम में भी। साथ बट साहब ये भी बताइएगा, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, अगर वो 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरते हैं तो आप क्या समझते हैं हमारे बल्लेबाजों के लिए कुछ मुश्किल पैदा हो सकती है, स्कोर करना कुछ मुश्किल हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के जो 3 फास्ट बॉलर हैं शाहजेब, जिसमें पैट कमिंस भी है, हेजलवुड भी है और मिचेल स्टार्क भी हैं, ये कराची की पिच में मुझे नहीं लग रहा कि वो 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। लेकिन उनके पास जो एक स्पिनर है नेथन लाइन, उनके 416 टेस्ट विकेट है, तो इतने दुनिया में नेथन लाइन का नाम है। मुझे लग नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 स्पिनर के साथ जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 स्पिनर के साथ जाती है तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी फिर एक बंदा कम करेंगे, 5 बॉलरों के साथ उतरेंगे। लेकिन ये तो तय है कि कराची टेस्ट मैच का नतीजा होगा, तो क्या होता है ये तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मेरे ख्याल में प्रेशर को हैंडल किया वो टीम जीतेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की यंग टीम है, जिस तरह इसने सीरीज का स्टार्ट लिया है, तो पाकिस्तान को कराची टेस्ट जीतना चाहिए। नहीं बट्टी साहब, हमारी तो दुआ है कि जिस तरह पिंडी में जो है वो क्रिकेट को जो है वो लोगों ने आकर देखा, मैचेस को आके, और क्रिकेटर्स को, तमाम उन लोगों को हौसला अफजाई की, वही रौनक है। हमारी दुआ है कि कराची में भी वही रौनक के नजर आए, और साथ साथ आप कराची की गर्मियों को बड़ा एंजॉय करें। अभी आपने बहुत ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय कर लिया, अब आप कराची की गर्मी को भी एंजॉय करें। बट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो था जनाब क्रिकेट की कुछ अपडेट, और बट्टी साहब को बहुत शुक्रिया एक बार फिर। लेकिन अब जरा ट्रांसप्लांट के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त खबर है, लाहौर के हवाले से आई है। पंजाब हुकूमत का बेहतरीन कदम, इंसानी आज़ा की जाली पेवंदकारी रोकने के लिए आज़ा की रजिस्ट्री कायम करने का फैसला किया गया है। हम अक्सर सुनते थे, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश करती थी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत खूनी रिश्ते के अलावा दीगर अफराद भी जिस्मानी आज़ा अतिया कर सकते हैं। यानी मुतासरा शख्स किसी भी शख्स के अतिया करदा आज़ा इस्तेमाल कर सकेगा। पहले कानून था कि मरीज लिवर, किडनी समेत दीगर ट्रांसप्लांट की जरूरत में सिर्फ रिश्तेदारों के अतिया करदा जो आज़ा थे वो ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी मामले को मजीद समझने के लिए हमने राब्ता किया है चेयरमैन पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी प्रोफेसर असद असलम से। बहुत शुक्रिया असद, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर, पहला सवाल यह है कि मुख्तलिफ वक्तों में हमने सुना कि जनाब ये जाली पेवंदकारी की खबरें देखी जाती थी, सुनी और अवाम तक ये पहुंचती थी, लेकिन अब इस अहम कदम के बाद क्या जाली पेवंदकारी का अमल रुक सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले थोड़ा सा बयान बता दूं कि किस किस्म के ट्रांसप्लांट की इजाज़त है हमारे कानून में। एक तो क्लोज रिलेटिव, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी और मियाँ बीवी, और मियाँ बीवी के जो क्लोज रिलेटिव हैं वो भी क्लोज रिलेटिव में आती है। दूसरा है नॉन क्लोज रिलेटिव। अगर आपके क्लोज रिलेटिव किसी वजह से खुदा न खास्ता वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं या वो है नहीं है, तो नॉन क्लोज रिलेटिव जिसमें कज़न्स, अंकल, आंटी, उनको भी इजाज़त है। और तीसरा है अनरिलेटेड, यानी कि वो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, ना क्लोज ना नॉन क्लोज रिलेटिव, यानी कि आपके ना कोई क्लोज रिलेटिव मौजूद है ना नॉन क्लोज। अगर उस सूरत में अगर हॉस्पिटल की एवेल्यूएशन कमेटी इजाज़त दे दे तो हम उसकी भी इजाज़त देते हैं। लेकिन अभी तक पंजाब में क्लोज और नॉन क्लोज के अलावा किसी भी अनरिलेटेड की आज तक इजाज़त नहीं दी गई थी। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अनरिलेटेड जब हम इजाज़त देते हैं तो उसमें कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है,
यानी कि अभी तक हमने 29 FIR काटी हैं और तकरीबन 11 लोगों को सज़ा भी दिलवा चुकी हैं जो गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस थे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमर्शलाइजेशन में। अब पंजाब हुकूमत ने स्वैब ट्रांसप्लांट की इजाज़त दी है। स्वैब ट्रांसप्लांट ऐसे होता है कि ये भी अस्पताल की जिम्मेदारी होगी। एक अस्पताल में 2 पेयर्स हैं, यानी कि एक डोनर और एक रेसिपिएंट, फिर दूसरा डोनर दूसरा रेसिपिएंट। दोनों डोनर ने अपने रेसिपिएंट को, पेशेंट को किडनी देनी है, लेकिन इत्तेफाक से पेयर का डोनर और रेसिपिएंट आपस में मैच नहीं कर रहे। लेकिन उसी अस्पताल में दाखिल दूसरा पेयर, वो भी आपस में डोनर और रेसिपिएंट मैच नहीं कर रहे, लेकिन एक ग्रुप का डोनर दूसरे ग्रुप के रेसिपिएंट से मैच करता है, तो वो क्रॉस पेयर ट्रांसप्लांट, यानी कि एक ग्रुप का डोनर दूसरे से रेसिपिएंट, एक ग्रुप का दूसरे का डोनर दूसरे के रेसिपिएंट से। ये अस्पताल के अंदर मौजूद होंगे पेशेंट, इसमें कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होगी, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। तो इससे आप यकीन करें सैकड़ों लोगों को, मरीजों को जिनको ऑर्गन की जरूरत है, उनको सहूलत मैसर हो जाएगी। राइट वैसा, यानी कि ऑर्गन रजिस्ट्रेशन ये एक बड़ा बेहतरीन फैसला है। ये जरा रजिस्ट्री कायम कैसे की जा सकती है, ये जरा बताइएगा। जी देखें, अभी का हमने एक हेल्पलाइन PITB के जरिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेस्ट बोर्ड है उसके जरिए हमने एक हेल्पलाइन कायम की हुई है, लेकिन अब हम यूनिवर्सल नंबर पर जा रहे हैं, जिस तरह 221122 है। इसी तरह हमने अप्लाई कर दिया है एक 4 डिजिट नंबर का, और 4 डिजिट नंबर 24 घंटे अब अवेलेबल होगा। हम उसकी बार बार एडवर्टीजमेंट करेंगे, उस पर जो लोग अब डोनेट करना चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर कराएंगे, जो मरीज जिनको ज़रूरत है ऑर्गन की वो अपने को रजिस्टर कराएंगे। हमें लोग इतला देंगे कि किसी अस्पताल में गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन का धंधा हो रहा है। हमें लोग इतला देंगे कि हमें पता चला है कि ये अस्पताल के अंदर इस तरह का ऑफर दी जा रही है। तो राउंड द क्लॉक 24/7 ये हेल्पलाइन काम करेगी। और इससे अच्छा दूसरा ये चीज़ है कि जब ये रजिस्ट्री कायम हो जाएगी और लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो किसी को नहीं पता होगा कि डोनर कौन सा डोनर किस रेसिपिएंट को जा रहा है, यानी कि टोटल 100% कमर्शलाइजेशन का कोई 0% चांस है कि किसी किस्म की भी कमर्शलाइजेशन होगा। किसी को पता नहीं है कौन सा डोनर किस रेसिपिएंट को जा रहा है। जी वाह वाह। तो साहब, आप समझते हैं कि जाली जितना भी ये अब तक ट्रांसप्लांटेशन का काम होता रहा, इसके कुछ इस टाइप जब अब तरह सिचुएशन क्रिएट हुई है, दौरान इसके कितने कमी आई होगी जो जाली ट्रांसप्लांटेशन हो रही थी? बहुत हद तक कम होगी। मैं बता रहा हूँ कि हमने 29 केस FIR कराए हैं, 7 लोगों को सजा हुई है। अभी 2 हफ्ते पहले एक की सजा को बढ़ाई है हमने कोर्ट में जाके। तो अब लोगों को मालूम है कि इलीगल ट्रांसप्लांट की सजा, क्योंकि 10 साल कैद और क्या नाम उसका 3 लाख रुपए जुर्माना ये कानून में इसकी मौजूद है जी। तो अब काफ़ी हद तक ये गैर कानूनी धंधा खत्म होता जा रहा है, इस कानून की वजह से खत्म होता जा रहा है। तो साथ साथ कोई एक्शन भी हुआ है, कुछ लोगों की मतलब हुआ है, उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए गए हैं इस टाइम में? देखें, अभी हमें 3 हफ्ते पहले इतला मिली कि मांगा मंडी में एक गैर कानूनी ट्रांसप्लांट हुआ है, होने जा रहा है। हमने तकरीबन रात 10 बजे हमें इतला मिली, हमने अपनी विजिलेंस टीम को वहाँ भेजा। वो रात को गए, धुंध भी थी लेकिन वो गए, उन्होंने मौके पर जाके उन जो डॉक्टर्स को भी पकड़ा और अभी तक वो अब FIA के ज़ेरे हिरासत हैं, वहाँ पर मुकदमा चल रहा है। ओहो प्रोफेसर, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाया है पंजाब हुकूमत ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आज आपने इस हवाले से हमारे लिए ज़रा सा हमें आगाह भी किया। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी प्रोफेसर असद साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए असद साहब, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सबसे बड़े पाकिस्तान में शाहजेब और माया को दीजिए छोटे से वक्फे की इजाज़त। हम बस यूँ गए और यूँ आए। प्लीज़ डू स्टे विद अस। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग।
इस दौर की बात करें जहां पर रोज शाहजेब और मुझे आप सवेरे पाकिस्तान में महंगाई का रोना रोते हुए जरूर देखते होंगे, किसी ना किसी मौके पर मैं और शाहजेब आपको नजर आते होंगे हम महंगाई के बारे में बात करें। तो शाहजेब, मेरा ख्याल है अब मुल्की मैशत पे भी जो उतार चढ़ाव आ रहा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बढ़ती महंगाई और उसके असरात का तस्करा करना यहाँ बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली हुकूमती रहनुमा बताते हैं कि मैशत संभल रही है और ऑपोजिशन तनकीद करती है, ये मामला है क्या दरअसल? बिल्कुल, ऑपोजिशन कहती है कि हमारी जो मैशत है वो बहुत हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हुकूमत कहती है कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, मैशत तो संभलती जा रही है। लेकिन इस पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जो देख रहे हैं कि माशी जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका जो हल है वो क्या है? हम कैसे क्या मसाइल को हल किया जा सकता है, किस तरीके से हल किया जा सकता है, कैसे इनसे निजात हासिल की जा सकती है, मैशत को ट्रैक पर कैसे लाया जा सकता है, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है माया? तो इस पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। शुजात, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, हम तो समझना चाह रहे हैं, हुकूमत एक तरफ कहती है मैशत संभल गई है, ऑपोजिशन कहती है तबाह हो गई है, अवाम जो है उनको महंगाई का सामना है, करना क्या चाहिए मुल्क को इस वक्त जो मौजूदा जो हालात हैं, जो माशी हालात हैं, सूरत हाल है, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? थैंक यू सो मच। ये सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे कि हालात वाकई ख़राब हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं या इवन प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं है। वो अभी पहले ही एक दो अपनी स्पीचेस में ये रेफर कर चुके हैं कि जी पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हैं वो दुबई से और यूएई से बहुत हद तक कम है। हालांकि ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है, जो थोड़ा भी मैशत का इल्म रखते हैं उनको पता है कि ये दिस इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल विद द ऑरेंजेस। तो एक बात तो ये कि गवर्नमेंट को खुद ये समझना पड़ेगा कि हालात बेहतर नहीं है। अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर डिक्रीज हो रही है। आपकी अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ हमारी राइस और टेक्सटाइल सेक्टर और चंद एक फूड के सेक्टर जिनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये तस्लीम करना होगा, फिर हम आते हैं आगे कि क्या वो पॉलिसी आउटकम्स हो सकती हैं, क्या वो 2, 3, 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करके अपनी मैशत को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस हवाले से, जो कि इस गवर्नमेंट ने इन्होंने कहा कि हमने उस पर फोकस किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ड्रास्टिकली इग्नोर किया गया, वो था हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। जब भी बात होती थी ये कहा जाता था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के माशी ढांचे को भी देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किए बगैर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो सकती और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब हमारा जी बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ मैं आपको जो बताऊं कि हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर वो लीडिंग एक्सपोर्ट कर रहा है। अब टेक्सटाइल सेक्टर की सारी कॉटन पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। आपके राइस डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आपकी जो प्रोसेस्ड फूड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी इनपुट दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपरली मॉडर्न तरीके से उसको अपग्रेड करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो आपकी अच्छी खासी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन हो सकता है बल्कि आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे बड़ा मसला है इरिगेशन का, और उसके साथ साथ हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी इंडिया के मुकाबले में तकरीबन आधे से भी कम है। फर्क क्या है? 2 बुनियादी फर्क हैं। एक तो ये कि उन्होंने फार्मिंग को मॉडर्नाइज कर लिया है, दूसरा ये कि उनकी जो इरिगेशन है, आबपाशी का निज़ाम, वो उन्होंने बड़ा अच्छे बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर लिया है। वो अब ड्रिप इरिगेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि दुनिया के बड़े ममालिक जा रहे हैं। तो ड्रिप इरिगेशन से ना सिर्फ आप अपने पानी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पानी को वेस्टेज को तकरीबन 90% तक आप कम कर सकते हैं और आपकी फसलों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। इसी तरह से जो जदीद ज़राए हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने साथ साथ अभी ये कहा थोड़ी देर बाद कि सबसे पहले आपने बात शुरुआत में यही कहा कि हुकूमत को सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि भाई ये हालात हैं इस वक्त कंसर्न। लेकिन जहां आपने कहा कि हुकूमत नहीं इस वक्त माशी सिचुएशन को अगर अंडरस्टैंड करी या एक्सेप्ट भी नहीं करी माशी मसाइल को, अवाम पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? जब हुकूमत ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो अवाम तो बिल्कुल बीच में लर्च में है, तो उसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं?
देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इसके हम सब लोग पिस रहे हैं, इसको सफर कर रहे हैं। अब जो ब्रेंट अभी जो रिसेंट प्राइसेस है, अभी सप्लाई बढ़ने की वजह से 112 पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी कम होके आई है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये कंपेयर किया जाए तो अच्छी खासी ज्यादा प्राइसेस हैं जिनके असरात आगे चल के अवाम पर आएंगे। तो और डेफिनेटली इस पे महंगाई भी बढ़ेगी और जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो आपकी ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी अच्छा खासा इफेक्ट हो सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल स्कोरिंग करें, ठीक है वो पॉलिटिकल हालात इस तरह के बने हुए हैं कि गवर्नमेंट को वो भी करना है। डॉक्टर साहब साथ में हम जिस तरीके से देखते हैं, FATF का जिक्र करते हैं, IMF की सख्त शराइत होती हैं, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ जाती हैं, इन तमाम हम अगर इन सिचुएशन को देखें तो उसके क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी इस वक्त मईशत की। बिल्कुल, देखें एक तो हमारे अंदरूनी अवामिल भी काफी हद तक जो है ना वो बिगड़े हुए थे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन है वो भी बहुत बुरी है। हम सारी का इल्जाम गवर्नमेंट पे ऑब्वियसली नहीं डाल सकते, लेकिन गवर्नमेंट उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हैं। आपका कोविड के बाद जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की सूरत हाल देख लें वो भी बड़ी ख़राब है। अब जो यूक्रेन और रशिया के तनाज़े के बाद और भी बहुत सारी जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि खित्ते में दूसरे ममालिक ने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, या जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी तो ये इन असरात का सामना था, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन तो इतना नहीं बढ़ा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतनी कम नहीं हुई, वहाँ पे इकोनॉमी काफ़ी हद तक बैलेंस थी। वजह ये थी कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूटी रही। जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में मनमोहन सिंह ने बनाई थी, मोदी भी उन्हीं को लेके चल रहा है। बांग्लादेश में हसीना मोइन और ऑपोजिशन में जो लीडर है वो आपस में लड़ते तो हैं, लेकिन जो मुआशी पॉलिसी है उनकी वही रहती है, उनको वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। हमारे बड़ी बात आपने की है, वो नहीं मूव होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं वाकई। तो साहब वो नहीं, आप इतने आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अभी शेयर किए हैं कि वहां के माशे, अब आपने इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जो मुल्की मुआशी है ना वो नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। और वो हम देखते हैं दुनिया में कि कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने भी अभी दिया। उसी डॉक्टर अपनी बात को आगे भी बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि अगर इस वक्त हमें इंस्टेंटली अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, आई नो देयर इज नो शॉर्टकट, बट एट लीस्ट सिचुएशन को थोड़ा बेहतर या अंडर कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? देखिए इमीडिएटली जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि छोटी और दरमियाने तबके की जो फर्में हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको हैवी रिलीफ देना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है वो आपकी छोटी और दरमियाने जो सनतें हैं उनके साथ वाबस्ता है। आपकी बड़ी सनत के साथ ठीक है, लोग उसके साथ एम्प्लॉयड हैं, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है तो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग हैं वो छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतें हैं। तो SMEs को टारगेट करके रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट 1 साल की प्लानिंग करके SMEs को रिलीफ देते हैं, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, बैंक्स को कहते हैं कि इनको आप बिला सूद के कर्जे जो है वो दें और इनको आप इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो 1 साल में काफी सूरत तब्दील हो सकती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक बिल्कुल ही कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन सिचुएशन काफी बेहतर हो सकती है। तो SMEs को टारगेट किया जाए, जो स्पेशली गवर्नमेंट की अपनी प्रोग्राम है, जो यूथ डेवलपमेंट के जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करके जो वो लोग जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, जो छोटे और दरमियाने तबके के लोग हैं, उनकी तरफ फोकस किया जाए। बिल्कुल, जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। आप जवान प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, उसको ज़रा और उसका स्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। डॉक्टर साहब हमें ये कह रहे हैं, साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस तरीके से अपनी मईशत को बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया, और इन तमाम इक़दाम को फौरी तौर पर उठाना हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब प्रोग्राम में बात करते हैं एक और मुद्दे को लेकर, जो कि हमें माशरी तौर पे हम कभी बच्चों के हवाले से बात कर रहे होते हैं, कभी सेहत के हवाले से बात कर रहे होते हैं, और कभी जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे होते हैं। अगर शाहजेब हम बात करें तो अक्सर घरों में जवान बेटा या बेटी नफ्सियात का जब जो है उसको मसाइल का शिकार होते हैं, तो वालिदैन घबरा जाते हैं कि भाई रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसियों को पता चल जाए के साथ सोचें, घर से बाहर बात निकल गई तो
हालांकि हर घर में कहीं ना कहीं इस तरह का चैलेंज जरूर किसी ना किसी लेवल पर आता है, आई एम श्योर। और कोई भी फैमिली शाज़ परफेक्ट नहीं होती, हम सब चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज और इमोशनल मसलों को से गुजरकर ही हम जो है एक फैमिली बनते हैं। और हमारी गलती यहाँ पर भी है कि हम बच्चों से ज्यादा मुआशरे का सोच रहे होते हैं, लोगों का सोच रहे होते हैं कि वो हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन पहले हमें ये बात समझना जरूरी है कि हमारे जो बच्चों के नफ्सियाती मसाइल हैं जो कि हो जाते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। फौरी तौर पर थेरेपीज कराना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके लिए हमारे नफ्सियात के पास जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनसे कंसल्ट करने के बाद उन बच्चों को टाइमली ट्रीट कर सकें। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि अक्सर दिमागी अमराज इस हद तक बिगड़ जाते हैं क्योंकि नाज और नखरे से जो बच्चों को पाले, हम लोग आई थिंक कल भी यही बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा या तो नखरे और नाज और ये बताना कि भाई तुम तो ये भी ना करो तुम वो भी ना करो, उनके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डालना नहीं कि भाई तुम्हें कल को इंडिपेंडेंट होना है। उनको जरूरत से ज्यादा पैम्पर करना भी क्या इनको इस तरह के नफ्सियाती मसाइल की तरफ लेके जाता है। तस्कीन फाउंडेशन नो डाउट एक बहुत बड़ा काम कर रहा है और हमारे साथ आज इसी मामले पे बात करने के लिए मौजूद हैं माहीन फ़हीम, और उनको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत शुक्रिया माहीन, आपने प्रोग्राम में आने के बाद बहुत अच्छा काम करी है आपकी फाउंडेशन, हम दोनों बहुत अक्सर जिक्र करते हैं और घर में भी आप लोगों का काम बेहद बेहद मैं पजीराए बहुत ज़्यादा मिल रही है आप लोगों को। हमने वीडियो में देखा कि ये थेरेपी को लेकर क्या होगा, थेरेपी से क्या होगा, थेरेपी कराने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो लोगों को ज़रा बताइए कि थेरेपी है क्या। अमूमन हमें लगता है कि जैसे हम काउंसलिंग एक वर्ड आप सुनते होंगे, उसके साथ साथ आप थेरेपी भी सुनते होंगे, इनकी सबकी अलग अलग एक शिद्दत होती है जिस पे आप जा रहे होते हैं। अब काउंसलिंग में ज़्यादातर हम कहते हैं कि अगर किसी को बात करनी हो और बहुत छोटे दिन भर के कभी मसाइल होते हैं जो आप हर दिन क्योंकि उन चीज़ों में से गुजर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा उनकी शिद्दत आपको महसूस होती है, तो वो हम काउंसलिंग से बेहतर कर सकते हैं। बट जब हम थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो वो ज़्यादातर अगर समझा जाए तो एक इंसान जिसकी जहनी परेशानी कुछ ज़्यादा हद तक पहुंच गई है कि उससे खुद कंट्रोल या हैंडल नहीं हो पा रही है और दूसरों को और अपने आप को दोनों को उस चीज़ पे इम्पैक्ट हो रहा है। कभी कभार हम लोग किसी मसाइल से गुजर रहे होते हैं जिस पे किसी और को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल, और हम उसको खुद ही कोशिश कर रहे होते हैं फिक्स करने की। लेकिन अमूमन ऐसे मसाइल होते हैं जो हम लोगों को हम चाहे जितना भी उनको दबा लें, जितना भी हम ना चाहें लोगों को नजर आए, वो नजर आता है, वो सामने आता है। उसमें कभी आपके खाना पीना उससे चेंज हो जाता है, आपको नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा आती है, अलग तरीके के मसाइल होते हैं। तो अगर हम थेरेपी का जनरली सोचें तो ये ज़रूरी होता है कि अगर एक इंसान अपनी ही मसाइल को हैंडल नहीं कर पा रहा और उसका एक इस नौयत का मसला वो फेस कर, शायद हमें ना लगे वो इतना एक प्रॉब्लमेटिक हो, जैसे अभी जो वीडियो हम दिखा रहे थे उसमें उनके जो वालिद हैं उन्होंने ये बात बोली कि जो बेटा है उसको करनी थी, उसको जाना था, चले गए इंजीनियरिंग में, लेकिन उसको करना था म्यूजिक। अब ये वालदेन के हिसाब से शायद इतनी ज़रूरी बात ना हो, बिकॉज उन लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से गुजरे होते हैं, उनको लगता है हमें इसी भाग दौड़ में हमें भी शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग जो उनके बच्चे हैं वो उस इशू से नहीं गुजरे, वो उस जिंदगी से नहीं गुजरे, तो उनका सोचने का जरिया, उनका सोचने का तरीका और अपने मुश्किलात किसी तरीके से फिक्स करने का तरीका भी अलग होता है। और जब आपसे नहीं किया जाए तो एक पॉइंट आता है, इतनी शिद्दत उस चीज़ की बढ़ती रहती है कि आप सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट कह लें, काउंसलर कह लें, किसी से भी सिर्फ बात करके भी वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब जिस शिद्दत पे आप जा रहे होते हैं उस पर या फिर तो आपको मेडिकेशन की कभी ज़रूरत पड़नी पड़ती है या आपको ज़्यादा लंबे तौर पे आपको बात करनी है। आप सही कह रही हैं कि ये फिर उसकी शिद्दत बढ़ती जाती है, तो फिर काउंसलिंग के बाद जो है वो मेडिकेशन पे मामला चला जाता है। लेकिन माइन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स इसमें क्या करें जब वो किसी बच्चे को देखते हैं कि वो नफ्सियाती मसाइल का सामना कर रहा है या इसका शिकार है, तो अक्सर हम वालिदैन को देखते हैं कि वो कुछ जाली आमलीन के पास चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से रब्ता करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। आपके ख्याल में करना क्या चाहिए, पहला स्टेप क्या है अगर आपको ये फील हो कि आपके बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं? पहला स्टेप तो हमेशा उनसे बात करना होता है।
बच्चे शायद आपको खुद से बता सकें कि क्या प्रॉब्लम उनके वो फेस कर रहे हैं, या कोई इशू है जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किलात में हैं। डर सकते हैं अपने माँ बाप से, या उनको बुरा लगता है कि उनके साथ ही हो रहा है, अशेम्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये कम्युनिकेशन गैप भी होता है माहीन, कम्युनिकेशन गैप भी होता है। और कभी कभार ये होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने वालिदैन को वो समझ नहीं पाते कि हम अपने वालिदैन से ये बात करें कैसे। थोड़ा सा अगर वो शर्मिंदा हो रहे हों कि ये मसला है, या वो किसी से उन्होंने बात इस बारे में नहीं की हो, तो इसलिए वालिदैन का सबसे जो पहला एक स्टेप होना चाहिए कि अगर वो देख रहे हैं कि उनका बच्चा वाज़े तौर पे उस चीज़ से अफेक्ट उसको पड़ रहा है, और कोई परेशानी में कॉन्स्टेंटली दबा हुआ है, लेकिन उससे बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में, तो शायद बच्चा भी आपसे बात ना करे, और वो आप इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन इग्नोर करने से प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी, सिर्फ बातचीत खत्म हो जाएगी। बातचीत खत्म होगी। अच्छा माहीन, अभी हम स्टार्ट करने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि शादी मैं इनसे पूछ भी रही थी साथ साथ कि थेरेपी जो आपके यहाँ होती है, ज़रा मैं चाहती हूँ कि उसकी भी ज़रा गाइडलाइन हो कि किस तरह होती है, तरीक़ाकार क्या है। अगर इस वक्त कोई सुन रहा है आपकी बात को और वो समझता है कि मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को दिखाना है, अगर फ़र्ज़ करो मुझे तस्कीन फाउंडेशन ही जाना है और दिखाना है, वो कैसे आपसे, क्या तरीक़ाकार है, कैसे आपसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं? सो रब्ता करना बहुत आसान है। हमारा एक नंबर है, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पेजेस हैं। हम वेबसाइट पे अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपके पास मिल सकता है। अगर तस्कीन फाउंडेशन का लिखेंगे तो आपको कॉल करना होता है और एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है अपने। तो आप जब अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो उसके साथ आपका, हम लोग का जो एक माहिर नफ्सियात, एक काउंसलर होता है, वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे आपके ही नंबर पे। आपको कॉल नहीं करना। तस्कीन फाउंडेशन का नंबर इज अवेलेबल ऑनलाइन? जी बिल्कुल, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। आप फेसबुक पे भी जाएंगे तो भी आपको मैसेज पे आपको नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, आप वेबसाइट कहीं पे भी देख लें, और हमारी वीडियोस के नीचे भी एक नंबर हमारा नजर आता है, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस होते हैं, तो ना तो आपको कॉल करके उसका पे करना होगा, बिकॉज हम ही कॉल करते हैं आपको, और सेशन का भी आपको पेमेंट नहीं करनी होगी, वो हम ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन। ब्यूटीफुल वर्क यू ऑल आर डूइंग। आई मीन प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस एंड कूडोज टू द एंटायर फाउंडेशन। थैंक यू सो मच माहीन। तस्कीन फाउंडेशन से माहीन आज हमारे साथ मौजूद, और बहुत ही प्यारा काम कर रहा है ये इदारा, और बहुत ही जो है वो खिदमत कर। थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज बस इतना ही। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। होती है इंशाल्लाह आपसे बराह रास्त मुलाकात 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ। शाज़ेब और माया को सिर्फ पीर तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।